आपने ये टॉपिक आपका क्या है? सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब होता है एक ये जो वैल्यू है इसमें कौन सी चीज सेंटर में है, या एक इक्वल वैल्यू, एक वैल्यू एक सीरीज में जो सबको रिप्रेजेंट करे। सेंट्रल टेंडेंसी मीन्स एक वैल्यू जो पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा, वो होता है सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या हुआ? एक ऐसी वैल्यू जो पूरे होल को ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा, सेंट्रल टेंडेंसी होता है। चाहे वो ऑन एन एवरेजली, मतलब बेसिकली क्या होता है, एक एवरेज ही है वो सभी का। ठीक है, तो ये जैसे आपने पढ़ा होगा कि अरिथमेटिक मीन है कि उन सभी का जो एवरेज करते हैं, यानी अरिथमेटिकली मैथमेटिकली उसका एवरेज क्या है। एक हम पूछे उसका कि बीच में कौन बैठा है आप तीनों में, तो आप कहोगे ये, तो ये मीडियन हो गया। ठीक है, बार बार कौन, हर रोज कौन आ रहा है, तो वो हो गया मोड, मतलब रिपीटेड। ठीक है, तो अभी हम पढ़ेंगे डिटेल्ड में कि एक पहले तो सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या हुआ? एक वैल्यू इन ए सीरीज जो पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करे, इट इज कॉल्ड सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, अब क्या क्या आपके पास इसकी फीचर्स आपके पास कंसेंट, देखो एक इंडिविजुअल वैल्यू है, एक सिंगल वैल्यू विथ रिप्रेजेंट द होल सेट ऑफ फिगर्स, ऑल अदर इंडिविजुअल आइटम कंसेंट्रेट। फीचर्स क्या है? ठीक है, इजी टू अंडरस्टैंड, इजी ये नॉर्मली है, कोई इशू नहीं है। सिंपल टू कंप्यूट, यूनिकली डिफाइंड। ठीक है, अब यहाँ से देखिए आप, हम क्या पढ़ रहे हैं? फीचर्स ऑफ गुड एवरेज। सबसे पहले कि बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, वो आपकी स्टैटिस्टिक्स आपकी अच्छी होगी, या वो एवरेज अच्छा होगा जो सभी ऑब्जर्वेशन के बेस पे हो, मतलब अनबायस्ड हो। ऐसा नहीं हो कि सभी को कुछ में कुछ को छोड़ दिया, कुछ को इंक्लूड कर लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा है जो आपका एक्सट्रीम वैल्यू से कम इफेक्ट हो। एक्सट्रीम वैल्यू के क्या मतलब होता है? एक्सट्रीम वैल्यू का मतलब है एक सीरीज में बहुत ज़्यादा गैप है, वेरिएशन है सीरीज में, तो उसे जो इसमें जो आपका जो इफेक्ट आएगा, जैसे हमने क्या किया, देखो ध्यान से देखो यहाँ पे, यहाँ क्या हुआ आपके पास? एक वैल्यू है आपके पास, ये सीरीज है, यहीं से समझ लेना आप। एक की इनकम है भाई 50 रुपये, और मुकेश अंबानी की इनकम है, मान लो हमने एक वैसे ही मान लिया 1,00,000 रुपये, 2% आ गए। एक की इनकम 50 रुपये, एक की इनकम, इसका निकाले हम मीन, तो मीन निकालेंगे तो क्या आ गया? 50,000 रुपये, और आपके 25 रुपये आपकी इसकी इनकम है, एवरेज इनकम की। एक्स भी इतना कमा रहा है और मुकेश अंबानी या वाई भी इतना कमा रहा है। अफेक्ट हो गया ना एक्सट्रीम वैल्यू से, जो चीज़ है नहीं उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि आपके पास एक वैल्यू है 50, एक वैल्यू है 80, एक वैल्यू आपके पास 70, और एक वैल्यू आपके पास 60, और एक वैल्यू आपके पास मान लो है 90। आपसे इससे पूछा जाए कि इसका मीडियन कौन सा है? मीडियन पता है ना क्या होता है? कि मिड वैल्यू, एक सीरीज में मिड वैल्यू, तो क्या है? पहले तो असेंडिंग, हाँ 70 आ गया। अब इसमें देखो, इसने बीच की वैल्यू बता दी। ठीक है, और छोड़िए अभी, एक बार रुकिए, एक वैल्यू और आ गई इसमें, इस 90 को कट कर दीजिए, ये वैल्यू आ गई आपकी 1,00,000। तब भी मीडियन क्या रहा? 17 रहा ना? हाँ जी स्टूडेंट, समझ में आ रहा है? तभी भी मीडियन आपका 17 रहा। तो यह क्या, ये एक्सट्रीम वैल्यू से इफेक्ट हुआ? हुआ भाई, एक्सट्रीम वैल्यू से इफेक्ट ये हुआ? नहीं हुआ। और मीन हुआ? मीन हुआ ना? हाँ, तो मीन जो है आपका एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट होता है, वो भी सबसे ज़्यादा, और जो मीडियन होता है, मोड होता है, वो नहीं होते अफेक्ट। ठीक है, होते ही नहीं है, जीरो अफेक्शन है उस पर। ठीक है, आगे देखो, इतना समझना कि वो एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, शुड बी कैपेबल फॉर फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट, मतलब उसके बेसिस पर दूसरी स्टैटिस्टिक्स या दूसरे आपके ट्रीटमेंट की जा सके। आपका ऐसा होना चाहिए, जैसे कि आप मीन को यूज करके, मीन को ना टी टेस्ट में यूज करते हो, एफ में भी करोगे, काई स्क्वायर में भी करोगे, तो हर जगह ये यूज होता है। तो फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट के लिए अवेलेबल होना चाहिए, ऐसा हो। ठीक है, फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट कि मैथमेटिकली जो आपकी है उसको ट्रीटमेंट होनी चाहिए। जैसे मीन है, मीन के बेसिस पे आप बहुत सारा काम करते हो। ठीक है, टी एफ जेड अनोवा इस तरीके से। अब मीडियन पे भी होता है, ऐसी बात नहीं है, मोड पे भी होता है, लेकिन बहुत कम होता है मीडियन और मोड पे। मोस्टली आप मीन पे काम करते हो। ठीक है, तो ये कुछ इसकी गुड एवरेज की कैरेक्टरिस्टिक्स है।
भाई आप सभी ऑब्जर्वेशन के बेस पे होना चाहिए, एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट नहीं होना चाहिए और आपका एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट से कैपेबल होना चाहिए। अब कौन कौन से होते हैं, देखो आपको दो तरीके के होते हैं भाई। पहला क्वेश्चन तो आपका यही आ गया, सेंट्रल टेंडेंसी में दो पार्ट बने, एक तो होते हैं मैथमेटिकल और एक होते हैं पोजिशनल। मैथमेटिकल जो कैलकुलेशन बेसिस होते हैं जिसमें कैलकुलेशंस होती है, और पोजिशनल में जो एक सीरीज में पोजिशंस बताते हैं। तो सबसे पहले मैथमेटिकल में आपके पास अरिथमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, और पोजिशनल में आपका मीडियन और मोड। दो तीन क्वेश्चंस बता देता हूँ जो आते हैं आपके एग्जाम में अक्सर आपके, और एचपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैडम आप सुनना ध्यान से। हाँ जी, क्या है, यहीं से बहुत सारे क्वेश्चन है इस पूरे ग्राफ में, यहाँ से लेकर इस वाले पार्ट में आपका। सबसे पहला क्वेश्चन है कि कौन से मैथमेटिकल है कौन से पोजिशनल है, सेलेक्ट करना आता है, पहला क्वेश्चन तो बार बार जो रिपीट होता है। दूसरा जो क्वेश्चन है कि सबसे बेस्ट एवरेज कौन सा है, तो कौन सा है अभी आपका अरिथमेटिक मीन होता है। क्यों होता है, क्यों, इसलिए सिंपल चीज अच्छी होती है क्या, कुछ तो गुण होगा ना इसमें। मैं आपका जो अरिथमेटिक मीन है आपका बेस्ट होता है बिकॉज इट इज ब्लू। ब्लू मतलब बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर। आपका सबसे अच्छा जो मेजरमेंट होती है, स्टैटिस्टिक्स होती है, वो है आपकी अरिथमेटिक मीन, बिकॉज इट इज ब्लू मॉडल। और ब्लू मॉडल का मतलब क्या है, बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर। इस कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह होने से ये आपका एक बेस्ट मेजर होता है, बेस्ट स्टैटिस्टिक्स होता है। ठीक है, उसके बाद क्या आया, इसी में और क्या क्वेश्चन आपके पास, देखो ये दोनों, एक क्वेश्चन ये आया कि ये दोनों एक्सट्रीम वैल्यू से बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होते। इन तीनों में भाई सबसे ज्यादा एक्सट्रीम वैल्यू से कौन सा अफेक्ट होता है, सबसे ज्यादा होता है अरिथमेटिक मीन हाईएस्ट, और सबसे कम ज्योमेट्रिक लीस्ट, और ये आपका मॉडरेट। ठीक है स्टूडेंट, तीन क्वेश्चन बता दिए आपके पास कि कौन सा बेस्ट है, कौन सा पोजिशनल है, कौन सा मैथमेटिकल है, एंड कौन सा आपका बेस्ट है। तो आपको समझ में आ गया। ठीक है भाई, कोई डाउट है, निशा प्रीति क्लास में है, ठीक, ओके। रीना मैडम, मीनू कौशिक और ये मनीषा, दोनों मनीषा, दूसरी मनीषा है, कोई डाउट है, ओके ठीक, ठीक है। मनीषा क्लास में है, समझ में आ रहा है, क्या पूछ रहे हो आप प्रीति मैम, क्या पूछ रहे हो, हार्मोनिक मीन बीच में होता है, हाँ मॉडरेट, या बस आपको लिस्ट और हाईएस्ट पता होना चाहिए तो आपको अपने आप पता लग गया। तीसरा सबसे कम, पोजिशनल और एवरेज कोई फर्क नहीं, इन पे आपका फर्क पड़ता है। तो ये तीन चार क्वेश्चन है बार बार रिपीट होते हैं, हर एक पीएससी में आपको मिलते हैं। ठीक है, अरिथमेटिक मीन देखो इंडिविजुअल, तीन सीरीज पढ़ी थी आपने, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। ऐसे ही कुछ नहीं आता। स्टैटिस्टिक्स डायरेक्ट, इकोनॉमिक्स डायरेक्ट, एफएम डायरेक्ट, इनकम टैक्स बिल्कुल डायरेक्ट, और क्या रह गया आपके पास, मार्केटिंग घूम के, मैनेजमेंट थोड़ी सी घूम के, और क्या बताओ, एचआर भी घूम के, इकोनॉमिक्स डायरेक्ट, और बताओ हैं एनवन वो भी घूम के आएगी तो, और कोई बताओ, आई भी डायरेक्ट, मतलब आते हैं डायरेक्ट है जो ये असर्शन और रीजन। हाँ, जो अगर आपने ठीक से नहीं किया है तो उसमें भी गलती होगी, कंसेप्चुअल भी बहुत गलत होता है अगर आपकी कंसेप्ट अच्छी नहीं है। और एचपीएससी या किसी भी जॉब के लिए अगर आपको जाना है तो आपकी कंसेप्ट बहुत अच्छी होनी चाहिए। और इस बार तो एचपीएससी में नेगेटिव मार्किंग भी है, तो इस बात पर ध्यान रहे कि बहुत अच्छा आना चाहिए आपका सब्जेक्ट, और वो हो भी जाएगा अगर आप सही पढ़ रहे हो तो। ठीक है, ओके। यहाँ से देखिए आपकी सीरीज अरिथमेटिक मीन कैसे निकलता है। अगर आप अरिथमेटिक मीन निकाल रहे हो इंडिविजुअल सीरीज, इंडिविजुअल का मतलब ऐसे कि भाई आपके पर्सन है ए बी और सी डी, आप इनसे पूछ रहे हो कि भाई आपके मार्क्स कितने हैं, तो मार्क्स आपसे सभी से पूछ लिया, वो ये कहता है मेरे को ना मेरी 70 है, मेरे 80 मार्क्स है, 60 है, मेरे पास 40 है, तो इनका एवरेज निकाल लो डायरेक्टली चारों को ऐड करके। तो क्या हुआ, समीशन एक्स यानी समीशन एक्स डिवाइड में एन, 1 2 3 4 डिवाइड में 4, क्या निकल आ गया, मीन आ गया। अगर आपके पास डिस्क्रीट सीरीज है, डिस्क्रीट का मतलब होता है एक पॉइंट पे, जैसे आपने लिखा कि भाई 10 नंबर वाले कितने बच्चे हैं, 20 वाले कितने हैं, 30 वाले कितने हैं,
और आपने कहा ये तो हुआ आपके पास x की फ्रीक्वेंसी बताओ, ये बोला 4 है, ये 3 है, ये 2 है, तो इसका निकल जाएगा समेशन fx डिवाइड में दोनों की मल्टीप्लाई करो तो 40 नंबर यहाँ से हो गए, 60 यहाँ से हो गए, और ये कितनी थी उतना ही आपका यहाँ से निकल जाएगा। यानी ये हुआ आपका डिस्क्रीट सीरीज है ना। यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आता, बस बताना तो पड़ेगा ना कैसे निकलता है। कंटिन्यूस सीरीज भाई आपका मिड वैल्यू आ जाती है f और उसका m के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है। जैसे आपके पास कंटिन्यूस ऐसे होता है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। पहले तो मिड वैल्यू निकालो, मिड वैल्यू क्या हुई 5, 15 और 25। इसकी फ्रीक्वेंसी 10, 20 और 30, इनकी मल्टीप्लाई fm, और इसको क्या करो समीशन fm डिवाइड में f फ्रीक्वेंसी। कोई डाउट है? कोई डाउट होंगे भी नहीं, आपने बहुत बार किए हैं और रिक्वायरमेंट भी नहीं इतना खास इसका, ठीक है। अब आया कंबाइंड, अगर आपको अरिथमेटिक मीन निकालना है कैसे निकालोगे? दोनों का ऐसे करो n1 मीन 1 मल्टीप्लाई n2 मीन 2 डिवाइड में n1 प्लस में n2, n1 मीन 1 n2 मीन 2 डिवाइड में n1 प्लस n2। जैसे ये दे रखा है कि 25 मेल वर्कर की हाइट है 61 सेंटीमीटर और फीमेल वर्कर की है 58 सेंटीमीटर। कैलकुलेट करो तो दोनों का एवरेज कर, दोनों को मल्टीप्लाई करके टोटल निकाल लो, एवरेज आ जाएगा। स्टूडेंट आ गए समझ में? यस सर। ओके, बहुत अच्छे, ठीक है। उसके बाद आया आपके पास कि अगर आपने मान लो कोई मीन आपसे इनकरेक्ट हो जाए तो उसको करेक्ट कैसे, ये क्वेश्चन आया वो है भाई आपके एग्जाम में और आ भी सकते हैं, ध्यान से देखना। इसी तरीके के आ सकते हैं कोई भी। करेक्ट मीन कैसे निकाला जाए, या कंबाइंड मीन का भी न्यूमेरिकल आया था, ये भी बता देता हूँ। कंबाइंड मीन का बिल्कुल आसान था ना, कैसे देखो ध्यान से आप अपने आप माइंड में रिवाइज कीजिए। क्या मीन 1 n1 प्लस मीन 2 n2, नीचे n1 प्लस में, ये तो कंबाइंड मीन का हो गया। आपने अगर आपको करेक्ट मीन निकालना है तो कैसे निकलेगा करेक्ट मीन आपका? करेक्ट मीन आपका निकल जाएगा कैसे? करेक्ट मीन निकालना है, जो आपकी रोंग वैल्यू है ना आपके पास, जैसे समीशन x करके माइनस में जो रोंग वैल्यू है उसको तो आप डिडक्ट कीजिए प्लस में करेक्ट वैल्यू। यहाँ पर देखो क्या हुआ है कि एक मीन 100 आइटम का है 80 में, यानी n कितना हुआ 100 और उसका मीन कितना है 80, ठीक है। और क्या दे रखा है, इनमें से एक वैल्यू को रीड 92 इंस्टेड ऑफ 22। अब वैल्यू एक थी 92 और उसको पढ़ दिया गया 29। तो पहले तो इसका निकालो समीशन x, तो समीशन x कैसे निकल जाएगी? इसकी मल्टीप्लाई, तो कितना हुआ 8000 आपकी जो वैल्यू आई समीशन x, इसमें से गलत वैल्यू क्या थी 92, ऐड क्या कर दो 29। इसको जब आपने सोल्व किया तो क्या वैल्यू आ जाती है? मीन आ जाएगा। जिस चीज़ को सोल्व करेंगे तो क्या वैल्यू आई आपके पास 92, 8 आपके पास बच गए और 8 9 30, यानी कि आपके पास आ गया। तो मीन क्या है आपके पास? ये वैल्यू आई 7936 और इसका मीन क्या आ गया 79 ठीक है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, वो भी आया हुआ है, ठीक है। और आसान है बिल्कुल, स्टैटिस्टिक्स बहुत ज़्यादा आसान। तो कंबाइंड मीन भी निकाल दिया। अब आता है कि अरिथमेटिक मीन की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, ध्यान से देखना, बहुत ही अच्छी है ये। पहली प्रॉपर्टी सम ऑफ स्क्वायर, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। निशा हाँ जी सर। सुन रही है ना? हाँ जी। ठीक है, ध्यान से सुनना आप सारी प्रॉपर्टी। प्रीति, निशा, सना, रीना, मीनू और मनीषा। और देखो प्रॉपर्टी क्या क्या है। पहली प्रॉपर्टी फर्स्ट है सम टोटल ऑफ द डेविएशन ऑफ द आइटम फ्रॉम अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज जीरो, हमेशा जीरो होगा। क्या कहना चाह रहा है ये आपका x, ये x माइनस मीन, और ये जो समीशन आएगा ये आएगा हमेशा क्या जीरो। कैसे? कोई भी वैल्यू रख लो आपके पास आ जाएगी। सम ऑफ द डेविएशन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन इज सम ऑफ द डेविएशन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज जीरो। ठीक है, करके देख लो। वैल्यू लिखी आपने क्या 5 8 10 इक्वल सी आ जाए ताकि ऐसा आसानी से बन जाए। 5 8 10 कितना हुआ 13 23
7 30 और आपके पास आ गया 10, फिर से 10 आ गया, 40 हो गया टोटल। तो 2 4 5 आइटम है, तो मीन कितना हुआ 8 आ गया। ठीक है, 8 आ गया ना मीन। अब देखो इसको निकालो x माइनस मीन, तो 5 में से 8 गए माइनस के 3, यहाँ पर 0 माइनस के प्लस के 2 माइनस के 1, यहाँ पे देखो 2 प्लस के ये 2 प्लस के कितने हो गए 4, और 1 माइनस का ये और 3 माइनस का ये, तो कितना हुआ लास्ट में 0। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लियर है सभी स्टूडेंट को? हाँ जी, ओके। सेकंड प्रॉपर्टी देखिए, सम ऑफ द डेविएशन ऑफ द आइटम फ्रॉम द अरिथमेटिक मीन इज 0। दूसरा आया सम ऑफ द स्क्वायर डेविएशन ऑफ द आइटम फ्रॉम द अरिथमेटिक मीन इज मिनिमम। या दूसरा आया स्क्वायर डेविएशन, स्क्वायर करो इसका, इसका कितना आया 9, ये क्या आया 0, ये क्या आया 4, ये क्या आया 1, ये क्या आया, तो टोटल करो कितना आया 4 4 8 9 18 आ गया। ठीक है, अब आप ना अज्यूम मीन से करो। अज्यूम मीन सभी ने किया होगा। मान लो मैंने अज्यूम मीन मान लिया इसको, 40 था ना, चलो मैंने इसको मान लिया अज्यूम मीन, 10 को मान लिया अज्यूम मीन, 10 को अज्यूम मीन मान लिया, तो क्या आया 5 माइनस 10 कितना आया माइनस के 5, 8 माइनस 10 कितना आया माइनस के 2, 10 माइनस 10 0, 7 माइनस 10 माइनस के 3, और ये आपका 0, और इसका स्क्वायर किया तो 25 4 0 9, और इसको सोल्व किया टोटल तो 29 और 38। देखो क्या हुआ है, जब आपने लिया ये x माइनस मीन और इसका स्क्वायर तो आया 18, और जब आपने लिया x माइनस अज्यूम मीन और उसका स्क्वायर तो आया आपका 38। क्या कहता है, सम ऑफ द स्क्वायर डेविएशन ऑफ द आइटम फ्रॉम द अरिथमेटिक मीन इज मिनिमम। मिनिमम आ गया। दूसरी प्रॉपर्टी क्लियर है भाई आपको? हाँ जी, ओके, बहुत अच्छे, ठीक है। 18 आ रहा है कि आपका 38 आ रहा है, मिनिमम ही तो हुआ 18। हाँ, तो यही तो बताया है कि एक तो अज्यूम मीन से निकाला है, एक आपने एक्चुअल मीन से निकाला। एक्चुअल मीन से तो 18 आया, और जब आपने अज्यूम मीन 10 को माना था तो आपका अलग आया था। ठीक है, दो प्रॉपर्टी क्लियर हो गई। तीसरा भी आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कंबाइंड मीन की, मीन 1 n1 है, मीन 1 प्लस n2 मीन 2 n1 प्लस n2, ये भी आपको क्लियर है प्रॉपर्टी। ठीक है, हाँ भाई ठीक है ना। प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है, देखो यही आपके पास सीरीज है 5 8 10 7 10। सीरीज क्या है 5 8 क्या है 10 आगे 10। ठीक है, अब ये कहता है कि आप इसकी सीरीज में, और इसका मीन था कितना, मीन था 8। कहता है कि अगर सीरीज में कोई वैल्यू ऐड माइनस डिडक्ट कुछ भी कर रहे हो तो उतना ही आपके पास उसमें ऐड कर दो, इक्वली आएगा। जैसे कैसे, मान लो मीन में हर वैल्यू में आपने 2 को ऐड कर दिया, टेन प्लस 2, तो मीन में भी क्या करो 2 को ऐड कर दो, तो यानी मीन आ गया आपका 10। इसका करके देख लेना चाहिए आप। ठीक है, करके देख लो चाहिए 7 10 12, ये कितने थे 9 और आपके 12, तो देखो कितने आते हैं आपके टोटल 12 12 4 24 34 41 50 आ गया, 50 वैल्यू आ गई, और 50 को 5 से डिवाइड करो क्या है मीन भी। ये तो हमने किया प्लस। अगर आप इसको माइनस करते तो मीन को भी माइनस कर दो, आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो मीन को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और आप इसको 2 से डिवाइड कर रहे हो तो भी आपको इसे 2 से डिवाइड कर दो। समझ में आ गया भाई आपको कि जितना आपकी सीरीज में चेंज आएगा सेम चेंज आपके मीन में आ जाएगा, उतना कर दो। हाँ जी, समझ में आया स्टूडेंट? ठीक है, स्टैटिस्टिक्स की लैंग्वेज में प्लस माइनस को बोला जाता है ओरिजिन, क्या बोला जाता है, और मल्टीप्लाई डिवाइड को बोला जाता है स्केल। ठीक है, अब एक बात ध्यान से देखिए कि जब आपने सीरीज में प्लस किया हो माइनस किया हो तो मीन पे फर्क पड़ा था या नहीं पड़ा? हाँ जी, प्लस माइनस किया तो फर्क पड़ा था, पड़ा था, तो उतना ही हो गया था।
और डिवाइड और मल्टीप्लाई किया तो तभी तो पढ़ा ना, बताया कि जितना मल्टीप्लाई करो उतना ही कर दो। तो क्या बताया आपके पास, जो आपका मीन होता है ओरिजिन और स्केल दोनों पे डिपेंडेंट होता है। ये समझ में आ गई ना ये लाइन आपको, ये क्या लिखी हुई है, अभी आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो लाइन लिखी हुई है कि प्लस माइनस जो आप कर रहे हो या ये कर रहे हो दोनों पे आपका डिपेंडेंट है। ओरिजिन होता है आपका प्लस माइनस और स्केल होता है डिवाइड और, ठीक है। उसके बाद आता है कि द प्रोडक्ट ऑफ द अरिथमेटिक मीन एंड नंबर ऑफ आइटम ऑन विच मीन इज, देखो ये क्या कहता है, आपने निकाला था कि मीन निकालने का फॉर्मूला होता है समीशन एक्स डिवाइड में एन ही होता है। अभी कहता है कि आपको समीशन एक्स निकालना, तो समीशन एक्स कैसे निकल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, मीन मल्टीप्लाई एन, ये अगली लाइन ये कहता है, ठीक है। ये वाली चीज होगी आपके पास। 6th लाइन क्या है, इफ ईच आइटम ऑफ द ओरिजिनल सीरीज इज रिप्लेस्ड बाय द एक्चुअल मीन देन द सम ऑफ दीज सब्स्टिट्यूट्स विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल। उस सीरीज हमने मिटा दी आपको, सीरीज क्या थी अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो, कोई नहीं दूसरी सीरीज बना लेते हैं। ये कहता है 2 है, 8 है, 10 है, 13 है, कितना हो गया इसका मीन, 10, 10, 20 और 30, 33 और 7 लिख लिया तो कितना हुआ 40 आया। क्या आया, ये तो आया आपके पास 40 और इसका मीन आ गया 10। ये कहता है सारे की वैल्यू को 10 से रिप्लेस कर दो, ये 10, ये 10, ये 10, ये 10, ये भी 10, 2, 4, 5 है ना, तो इनका मीन है 8, ठीक है। 8 से सॉरी अब इसको 8 से वो कर दो, 8 से रिप्लेस कर दो, तो ये देखो इसका जो टोटल आएगा ये 40 आएगा, बराबर आएगा। देखिए क्या कहता है, ईच आइटम दी ओरिजिनल सीरीज, ये ओरिजिनल सीरीज है, रिप्लेस बाय द एक्चुअल मीन, एक्चुअल मीन से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। सम ऑफ द सब्स्टिट्यूट्स विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल। प्रॉपर्टी में कोई डाउट हो, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी कोई भी प्रॉपर्टी में डाउट हो पूछिए, नहीं तो आगे करें। पहला था कि ऑलवेज जीरो, सम ऑफ, फोर्थ प्रॉपर्टी है, हाँ ये क्या था ओरिजिन और स्केल। देखो ये इस तरीके से था भाई आपका, ये जो सीरीज आपके पास जैसे लिखा 2, 8, 10, 13 और आपका 7। अब ये क्या कहता है, अब यहाँ पर ना ये आपके पास है x, अब ये कहता है x + 2 करो, ठीक है, x - 3 करो, ऐसे कर लो, कोई नहीं कि कुछ भी कर लो आप, ठीक है। x मल्टीप्लाई कर दो कितने से, 4 से कर लो, और x डिवाइड कर दो 4 से। जो अब इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, इधर आपके पास x है, इधर आपके पास आ जाएगा मीन में +2 कर दो, जो न्यू मीन आएगा, मीन में -3 कर दो, मीन को मल्टीप्लाई कर दो 4 से और मीन को डिवाइड कर दो 4 से, तो नया मीन ही आ जाएगा। आया भाई समझ में स्टूडेंट्स, या करके देखना हो तो इसको फिल करके देख लेना खुद ही, ऐसा ही आएगा। हाँ जी प्रीति, अच्छा ये इसको क्या बोला था आपने, इस वाली चीज को क्या बोला था, इसका बोला था ओरिजिन, और इसको क्या बोला था स्केल। अब दोनों से फर्क पड़ा है ना, उतना ही फर्क पड़ा है, तो ये क्या होगा डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट, तो डिपेंडेंट होता है दोनों से ये, ठीक है। आ गई ना प्रॉपर्टी समझ में, नहीं यही आएगा जो मैं करा रहा हूँ, उसे बाहर कुछ नहीं मिलेगा आपको, नहीं फॉर्मूला भी इतने नहीं आते, जो मैंने बताया कि मैं इसका न्यूमेरिकल आ सकता है, इसका आ सकता है, वही चीज़ आएगी, ठीक है। हाँ जी ठीक है, ओके ओके। उसके बाद आया आपके पास कि इसकी क्या क्या मेरिट्स है, किसकी, अरिथमेटिक मीन की। देखो जो आपका अरिथमेटिक मीन है आपका सभी ऑब्जर्वेशन के बेस पे भी देखा था ना आपने, मीन सभी पे निकाला था, और आपका ये क्या है बेस्ट मेथड है, ये भी पढ़ लिया ना आपने। निशा क्यों है भाई बेस्ट मेथड, ये अब ब्लू की फुल फॉर्म क्या है प्रीति, एस्टिमेटर,
ठीक है, एस्टिमेटर, मेटर है ये, मतलब एक मीन है ना, मीटर, एक एस्टिमेटर है ये, एस्टिमेटर, ठीक है, ब्लू मॉडल होता है, याद रखना, ठीक है। उसके बाद आता है कि ऑल ऑब्जर्वेशंस के बेस पे है, फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट के लिए आपका ये कैपेबल है, मतलब इसके बेसिस पे और ट्रीटमेंट कर सकते हो। ये आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू है सभी, मतलब एक पोजीशन नहीं बताता, कैलकुलेशन बताता है, और ये आपकी सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन से लीस्ट अफेक्टेड है। सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन, सैंपल को चेंज कर लो, मतलब अपनी क्लास में 20 बच्चे हैं, 20 में से 2 को हटा दो, 2 नए डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा मीन पे, ठीक है। मीडियन और मोड पे फर्क पड़ सकता है, लेकिन इस पर आपका फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसकी जो मेन जो मेरिट है वो याद रखना कि बेस्ट है सभी ऑब्जर्वेशन के बेस पे, लेकिन मीन का क्या है, इसकी मेरिट से ज़्यादा इसकी डीमेरिट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या क्या डीमेरिट है भाई, डीमेरिट इसकी है हाईली एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट होता है, मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है। निशा एक्सट्रीम वैल्यू पता है ना क्या होता है, मनीषा? हाँ, जिसमें मतलब बहुत ज़्यादा, हाँ बड़ी बड़ी जो आपकी वैल्यूज है, मतलब एक सीरीज में एकदम से कुछ नया चीज आ जाए, ठीक है। हाँ हाँ, मतलब उस सीरीज का जैसा नहीं है, एकदम से बड़ा आदमी दिख जाए आपको, है ना, तो वो आपको क्या होगा, एक्सट्रीम हो गया आपके लिए। दूसरा होता है कि आप ना कभी भी, अच्छा सना आपने पीछे पढ़ा था कि ग्राफिकल प्रेजेंटेशन पढ़ी थी, तो मीन को ग्राफिकली कैसे दिखाते हैं, कैसे दिखाते हैं सना, याद नहीं है? मीडियन को ये भी याद नहीं है? मनीषा किससे दिखाते हैं मीडियन को? ठीक है, वेरी गुड, ओगाई को, ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को बोल देते हैं, ओगाई को बोल देते हैं। अच्छा ये बताओ, ये मीनू मोड को किसे दिखाते हो, मीनू मोड को किससे, हिस्टोग्राम से दिखाते हो। और मीन को किसी को याद है किससे निकाला था मीन? पता है प्रीति मैम किससे निकाला था, किससे निकाला था मीन? मीन को ग्राफिकली प्रेजेंट ही नहीं किया जा सकता, आपने पीछे किया ही नहीं है तो कैसे कर दोगे, है ना। तो मीन को तो ग्राफिकली आप प्रेजेंट कर ही नहीं सकते, मीन कभी भी ग्राफिकली प्रेजेंट नहीं हो सकता, सबसे बड़ी लिमिटेशंस में से एक है। और क्या आपके पास नहीं आई? निशा बता भी नहीं रहे आप तो। पीडीएफ मैं भेजता हूँ भैया आपको, पहले पीडीएफ ही भेजता हूँ, थोड़ी देर में भेजता हूँ मैं तो, ठीक है। व्हाट्सअप खुली है मेरी, 1 मिनट वेट करना, बिना पीडीएफ के पढ़ कैसे रहे हो। ठीक है, आगे देखो भैया, आप कहाँ पे थे आपा? हाँ, इस पे था मेरिट, वो पढ़ रहे थे डीमेरिट कि हाईली अफेक्टेड होता है, ओपन एंडेड सीरीज में नहीं निकाल सकते आप इसको, ठीक है। और ये मिसलीडिंग रिजल्ट देता है, जैसे आपको ये पूछा जाए कि एक साल में कितने बच्चे पैदा हुए, तो ऐसे आ जा सकता है 30.9, तो ऐसे थोड़ी होता है, फ्रैक्शन में बच्चे नहीं होता, तो मिसलीडिंग रिजल्ट दे सकता है आपके पास, ठीक है। ग्राफिकली आप कैसे प्रेजेंट करोगे इसको, कैन नॉट बी सर्टेन ग्राफिकली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ये, ठीक है। और आपके पास अगर एक भी वैल्यू नहीं दे रखी ना, तो आप इसको निकाल ही नहीं सकते। जैसे आपको ये दे दिया हो 1 2 3 और x, क्या निकाल दो क्या मीन होगा, तो मतलब सारी वैल्यू आपके पास चाहिए होगी, ठीक है। दूसरा कई बार क्या होता है, वेटेड मीन कैसे निकलता है? वेटेड मीन का मतलब होता है कि वेट असाइन कर देते हो कि x को 1 2 3 4, तो उनको वेट से मल्टीप्लाई करके और आपका समीशन x निकाल लो, वेट से डिवाइड कर दो, तो ये आपका वेटेड मीन निकल जाता है, ठीक है। उसके बाद है आपके पास ज्योमेट्रिक मीन।
ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ nth आइटम और वैल्यू ऑफ ए सीरीज। पहले प्रोडक्ट करो, प्रोडक्ट किया, जैसे आपने लिखा x1 मल्टीप्लाई x2, दो ही आइटम है, ये क्या हुआ? उसका प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लिकेशन। एक सीरीज में दो आइटम उसको मल्टीप्लाई किया, उसका रूट निकाल दिया, जितनी वैल्यू है ना उतने ही। अगर 2 है तो उसका निकलेगा स्क्वायर रूट, यानी स्क्वायर रूट निकाल दो। तो अगर 3 है, यहाँ पर आ जाता है एक और मल्टीप्लाई करके x3, तो यहाँ पर क्या आ जाता है 3, एक वैल्यू और आ जाती है तो यहाँ पर आ जाते हैं 4। तो ये क्या बोलता है? nth रूट, जितने आइटम उतने ही रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द nth आइटम। आया समझ में भाई क्या होता है ज्योमेट्रिक मीन? ठीक है। इसका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? हाँ जी बताओ। 4 होगा। हाँ, तो इसको क्या करना है? 4 मल्टीप्लाई 9 डिवाइड में इसका रूट, यानी कि आया, दे तो नहीं रखा कहीं, 36 का रूट। ठीक है, 12 क्यों होगा? ज्योमेट्रिक मीन होता है ना, ये होता है ज्योमेट्रिक मीन, ये फॉर्मूला है ज्योमेट्रिक मीन का। ज्योमेट्रिक मीन देखो क्या, x1 ये मल्टीप्लाई x2 ये मल्टीप्लाई, हाँ तो जितने भी है ना उतना ही n आ जाएगा। अरे nth रूट है, आप समझ नहीं रहे, nth रूट लेना है, रूट लो इसका। हाँ देखो ऐसे है, हमने क्या किया, ध्यान से देखो, इसमें क्या लिख रखा है? nth रूट। किसका nth रूट? किसका nth रूट है? प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई ऑफ n आइटम, कितने आइटम है उसकी मल्टीप्लाई का प्रोडक्ट, और उसका उस सीरीज में जितने भी आइटम उसका प्रोडक्ट, उसका nth रूट। हमने लिखा था कि 4 है और उसका 9 है, दो हो गए प्रोडक्ट। इसका क्या हो गया? ये प्रोडक्ट हो गया। हाँ वो फिर क्यूब रूट निकालते। ठीक है, अगर 4 होते हैं आइड वैल्यू तो 4th रूट आता, 5 है तो 5th रूट, 4 और ये आपके पास 2, तो क्या आया 6। कोई डाउट है इसमें? मनीषा, प्रीति, सना, मनीषा दूसरी, रीना, कोई डाउट है? अंदर क्या होता? हाँ टोटल मल्टीप्लाई, तीनों आइटम की मल्टीप्लाई होती पहले। ठीक है, आपको समझ में आ गया भाई? ठीक है, ये आया। उसके बाद देखो इसकी क्या क्या मेरिट है, इसके क्या क्या यूज है वो भी देखेंगे। इसकी जो मेरिट है कि ये सभी ऑब्जर्वेशन के बेस पे ये भी, ठीक है। फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट ज्योमेट्रिक मीन का भी बहुत होता है यूज। ठीक है, ये क्या करता है? लेस वेट असाइन करता है लार्ज वैल्यू को। ये निकालने का तरीका होता है, मतलब ज्योमेट्रिक मीन जब बहुत ज्यादा आइटम हो ना, अब मान लो 50 आइटम है, तब ऐसे तो निकलेगा नहीं, सबकी मल्टीप्लाई करके रो कैलकुलेटर से बाहर हो जाएगा, तब एंटी लॉग यूज होता है वहाँ पर। हाँ लॉग और एंटी लॉग यूज होता है, तो वो हमें नहीं करने हैं अभी, आप एग्जाम में नहीं है। ठीक है, हाँ जब न्यूमेरिकल करते हो तो आते हैं, हमें रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम करेंगे ही क्यों। ठीक है, उसके बाद आया कि ज्योमेट्रिक मीन की क्या क्या आपकी मेरिट्स है, सभी ऑब्जर्वेशन के बेस पे होता है पहले आपका। दूसरा क्या है? सूटेबल है आपका फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट के लिए, लेस वेट असाइन करता है लार्ज वैल्यू को। देखो क्या था 4 9, क्या आया 6, 4 को क्या दे दिया 6 और 9 को क्या दे दिया, तो लार्ज वैल्यू है ना उसको लेस वेट असाइन कर देगा। 9 को क्या बना के रख दिया 6। तो ये इसकी एक अच्छी कैरेक्टरिस्टिक है, कंसंट्रेट करके ले आता है सब चीज़ों को रूट करने के बाद। ठीक है, उसके बाद क्या है? सैम्पलिंग स्टेबिलिटी इसमें भी है भाई, सैम्पलिंग चेंज करके देख लो थोड़ा बहुत तो आपके पास स्टेबिलिटी रह जाएगी आपके पास। अब जब आपको रेशियो ऑफ चेंज का देखना हो, जैसे आपने देखनी हो क्या ये सब चीज़ें, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट देखनी हो, आपने देखना हो क्या आपकी जीडीपी ग्रोथ रेट देखना, यानी कोई भी रेशियो ऑफ चेंज देखना हो ना, तब आपका ये बेस्ट मेजर होता है रेशियो ऑफ चेंज का। रेशियो ऑफ चेंज का मतलब कितने परसेंटेज में चेंजेस आ रहे हैं, इंक्रीज रेट क्या हो रही है, तब आपका बेस्ट मेथड है। और सैम्पलिंग का मतलब एक सैंपल को दूसरे से रिप्लेस कर दो तो आपका स्टेबल ही रहेगा। ठीक है, और लीस्ट अफेक्टेड होता है एक्सट्रीम वैल्यू से। ठीक है,
आगे समझ में, एक्सट्रीम वैल्यू से आपका लीस्ट अफेक्टेड है। उसके बाद आई डीमेरिट्स ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। क्या क्या आपकी डीमेरिट्स है ज्योमेट्रिक मीन की? पहला क्या है आपके पास, देखो ये कोई मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती कि एंटी लॉग और लॉग होती है, अगर आपको आए तो लिख देना कि डिफिकल्टी होती है ऐसे कैलकुलेट करने में। दूसरी क्या आपके पास, अगर मान लो ये कहता है कि एक ऐसी वैल्यू भी आ सकती है जो सीरीज में नहीं है, जैसे कि 4 और जो आपने 9 का पढ़ा तो उसमें 6 आ गया, तो 6 तो सीरीज में ही नहीं था, है ना, तो ऐसा रिजल्ट आ सकता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। मेन आपके पास ये, मान लो देखो आपके पास 100 आइटम है, 100 आइटम है, लेकिन 100 में से एक वैल्यू 0 है, उसका अरिथमेटिक मीन 0 कर देगा ये ज्योमेट्रिक मीन। तो सबसे बड़ी बात की अगर कोई भी वैल्यू सीरीज में 0 हो गई तो वो सबको 0 कर देगा। ये समझ में आया, ये मैं जो बता रहा हूँ आपको स्टूडेंट, ये बात समझ में आई? जैसे आपके ये था 4, 9, 10, 15, 13, लेकिन एक वैल्यू 0 आ गई, तो इसने क्या कर दिया 0 मल्टीप्लाई, 0 को किसी से मल्टीप्लाई करो 0 कर लेगा, ठीक है। एक और चीज आई, कोई वैल्यू अगर आपकी आ गई माइनस में, नेगेटिव, तब ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? अनडिफाइंड आएगा, क्योंकि नेगेटिव का कभी भी रूट नहीं किया जा सकता। तो क्या आएगा, अगर नेगेटिव वैल्यू है तो वो आएगा आपका अनडिफाइंड, डिफाइन नहीं कर सकते उसको, ठीक है भाई। सेकंड में था आपके पास कि अगर सारी वैल्यू नहीं पता ना तो नहीं निकल गया। सारी वैल्यू मतलब जैसे आपको ये पता है पहली वैल्यू 4 है, दूसरी 9 है, तीसरा नहीं पता क्या है, निकाल दो, कैसे निकलेगा? नहीं निकलेगा। एक ये था कि अगर एक भी ये वैल्यू वो आ सकती है जो है ही नहीं, अभी आपने निकाला था कि 4 और 9 का जो आएगा वो 6 आया, और 6 सीरीज में ही नहीं है। आगे समझ में स्टूडेंट? ठीक है, ओके। उसके बाद आया कि इसके क्या क्या यूजेज है। देखो इसकी भी डीमेरिट और मेरिट दोनों इंपॉर्टेंट है। रेशियो ऑफ चेंज आता है, लिस्ट आपका अफेक्टेड होता है, यही क्वेश्चन से बार बार रिपीट होंगे इससे आपके अरिथमेटिक मीन से। हाँ अपने आप हो जाएंगे, जब आप रिपीट करोगे ना अपने आप याद हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। हैं? हाँ तो अब आपका, अब पहले आपने सिर्फ थ्योरेटिकल पढ़े थे, अब आपने विद प्रैक्टिकल विद कंसेप्चुअल पढ़ी है हर चीज़, अब आपको ज़्यादा अच्छे से पता लगेगी, ठीक है। और समझ में आ ही रहा है निशा आपको, है ना? ठीक है। देखो इसके क्या क्या यूज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि इसके जो यूज है, एवरेज परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन, प्राइसेस में देखना है, नेशनल इनकम में देखना है, सेल्स में देखना है, प्रोडक्शन में देखना है, इसका यूज करो, ठीक है। उसके बाद क्या है, रिलेटिव मेजर है। रिलेटिव का मतलब क्या है, रेशियो ऑफ चेंज। रिलेटिव का मतलब होता है रेशियो परसेंटेज, तो उसका में आपका स्पेशल यूज होता है इंडेक्स नंबर में मेजर करने में, ठीक है। और क्या है, आपने अभी पढ़ा कि लार्ज वेट को कम देता है, लार्ज को कम और कम को ज्यादा, तो ये आपका बहुत अच्छा है। तो ये तो आपका ज्योमेट्रिक मीन। अभी तक आपने पढ़ा है क्या, अरिथमेटिक मीन और आपका ज्योमेट्रिक मीन। अरिथमेटिक मीन आपने ध्यान से पढ़ा कि क्या होता है, बेस्ट होता है, ग्राफिकली नहीं निकल सकता, ओपन एंडेड सीरीज में नहीं निकलेगा, सभी वैल्यूज पर बेस होता है। ज्योमेट्रिक मीन का भी इसी तरीके से केस पढ़ा कि एक्सट्रीम वैल्यू से बहुत कम होता है, सबसे कम, और वो सबसे ज़्यादा होता है। और कैसे निकलता है, वैल्यू 0 होगी तो सबको 0 कर देगा, माइनस है तो अनडिफाइंड कर देगा, दैट्स ऑल। इसका ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला कि किस में यूज़ होता है इसका, ठीक है। तो नेशनल इनकम हो गया, पॉपुलेशन हुआ, इन सब में आपका है इसका। नेक्स्ट आया आपका हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है। सेकंड इंडेक्स नंबर बना लो भाई, इससे रिलेटिव मेजर था कि कितना चेंजेस आया। लास्ट ईयर आपका मान लो 100 था, इस बार 200 हो गया, तो कितना चेंज आया, 100% चेंज आया, तो इसे इंडेक्स बन जाएगा कि मान लो लास्ट का 100 था, इस बार 200 इंडेक्स हो गया, ठीक है। इंडेक्स नंबर में काम में आता है आपका। उसके बाद आया हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक क्या है, रेसिप्रोकल्स ऑफ द आइटम, उल्टा करके देता है विद कोण। मतलब देखिए आपने मीन ऐसे निकाला था ना, टोटल किया, n से डिवाइड कर दिया, ये n ऊपर लेता है, बाकी सब वैल्यू को नीचे लेता है। आई बात समझ में,
वैल्यू देखो इसमें क्या आई, एक वैल्यू है 2 और एक वैल्यू है 5। ये क्या लिखेगा, दो ही वैल्यू है मान लो, ये क्या लिखेगा 2 डिवाइड में 1 डिवाइड में 2 प्लस में 5 डिवाइड में 1 डिवाइड में 5। इसमें देखो क्या आया 2 डिवाइड में 0.5 प्लस में 0.2 और आया 2 डिवाइड में 0.7। और इसको जब सोल्व करते हो आप तो कुछ इस तरीके से आता है 2 पॉइंट, इतनी वैल्यू आ गई। इसकी लिमिटेशन देखो यहीं से, देखो वैल्यू थी 2, उसको इसने बना दिया 50%। कितना बना दिया 50, 0.5। वैल्यू थी 1/5, मतलब 5 वैल्यू थी, उसको बना दिया 20%। इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन है ये कि जो ये बड़ी वैल्यू है ना उसको बहुत छोटा कर देता है और छोटी वैल्यू को बहुत बड़ा कर देता है। दैट्स इज मतलब बहुत बड़ी मिस्टेक है इसकी, लिमिटेशन है आपकी। ठीक है, ठीक, देखो क्या है अभी आपको इसका 20% होता है, लेकिन वैल्यू क्या थी एक्चुअल में 2 और 5। 2 और 5 में बड़ा कौन सा था, 5 बड़ा था, तो 5 को तो इसने बना दिया 20%, उसको बना दिया 2 सबसे छोटा था उसको 20% 50% बना दिया। ये बात समझ में आई भाई, क्या बताया आपको 2 और 5 का क्या केस है। ठीक है, तो देखो ये भी क्या है आपका ऑल ऑब्जर्वेशन के बेस पे है। फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट इसमें भी होती है। ये जब आपका टाइम और रेट्स जैसे एवरेज स्पीड का हुआ एवरेज टाइम का हुआ तब आपका ये सबसे प्रॉब्लम को सोल्व करता है। इसकी क्या क्या डिमेरिट्स है, ये भाई देखो मोर वेट असाइन करता है स्मॉल आइटम्स को, कर दिया। ठीक है, अगर इसमें भी अगर कोई वैल्यू माइनस में चली गई हो, पॉजिटिव है, जब पॉजिटिव और नेगेटिव है तब आपका ये अगर कोई भी वैल्यू मतलब आपकी नेगेटिव रहे तो आपके आइटम को ये 0 कर देगा। इस तरीके से 2 डिवाइड में जैसे 0 कर दिया ना तो अनडिफाइंड आएगा, क्योंकि 0 से किसी को डिवाइड नहीं किया जा सकता। जैसे 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे ना तो 0 आएगा, लेकिन 0 से किसी को डिवाइड करोगे तो वो अनडिफाइंड रह जाएगा। ठीक है, आया भाई स्टूडेंट समझ में। हाँ भाई, ओके ओके। इसका भी देखो क्या यूज है भाई, इसका हार्मोनिक मीन का इसका बिल्कुल ही कम यूज है, स्पीड का, टाइम का, प्राइस का, स्थिति का। आप देखना जहाँ पे भी स्पीड लिख जाए, टाइम लिख जाए, आप हार्मोनिक मीन लगा दोगे। आया समझ में भाई। हाँ जी स्टूडेंट, समझ में आ गया। बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छे। तो आपने अभी तक तीनों पढ़ लिए। तीनों में रिलेशनशिप क्या है देखो, एप्लीकेशन कौन सा कब लगाना होता है, हार्मोनिक मीन और आपका अरिथमेटिक मीन। एक तो होता है जब प्राइस की बात आए, पैसे की बात आए, और एक आ जाए आपके पास क्वांटिटी की। जब आपकी बात हो क्वांटिटी की, देखो ध्यान से देखिए, एम आपका वहां आपका इफेक्टिव होता है जब आपको क्वांटिटी परचेज देखनी हो। एम इज अप्रोप्रिएट फॉर कैलकुलेटिंग एवरेज प्राइस वेयर क्वांटिटी इज परचेज इन डिफरेंट सिचुएशन आर गिवन। कितनी क्वांटिटी परचेज की गई है वो दिया हो। हार्मोनिक मीन वहां लगाइए जब आपको सम ऑफ मनी स्पेंड इन डिफरेंट सिचुएशन आर गिवन। अगर पैसा दिया हो तो लगाइए हार्मोनिक मीन, और क्वांटिटी दी हो तो लगाइए आप ज्योमेट्रिक अरिथमेटिक मीन। आई बात समझ में ये। हाँ जी स्टूडेंट, ये बस याद रखनी छोटी सी बात है। प्रैक्टिकल आप करके देखोगे तो भी आपका आंसर अच्छा बताएगा। ठीक है, अब तीनों में रिलेशनशिप क्या है देखो। जो ज्योमेट्रिक मीन होता है ना, ध्यान से पढ़ना, ये बहुत बार आता है आपका। जो ज्योमेट्रिक मीन होता है अरिथमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन का क्या होता है, रूट होता है। ठीक है, हार्मोनिक मीन और इसका रूट होता है, और लेकिन दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। दोनों क्या होने चाहिए, हार्मोनिक मीन भी और अरिथमेटिक मीन भी, तो इसका ज्योमेट्रिक मीन के बराबर आएगा। अगर देखो एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये वाली सीरीज बन रही है आपके पास, ये वाली सीरीज बन रही है भाई आपके पास, मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन, मीडियन और मोड बराबर है, तब ना ये तीनों बराबर होंगे, एम, जीएम और हार्मोनिक मीन। लेकिन अगर आपका मान लो ये सिचुएशन है, इसमें तो केस क्या क्या केस था, एम, जीएम और आपका हार्मोनिक मीन। अब आपका केस बन गया ये, या ये बन गया हो, तब आपका एम सबसे ज्यादा, ज्योमेट्रिक मीन उससे कम और हार्मोनिक मीन सबसे कम। बात समझ में आ गई भाई ये।
पॉजिटिवली स्क्यूड हो या नेगेटिवली स्क्यूड हो तो भाई बराबर नहीं होंगे और वो आपके बराबर होंगे। नहीं आया ये वाला पॉइंट, नहीं समझ में आया लास्ट वाला। देखो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, सब कुछ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है तो तीनों चीज बराबर होगी। और अगर बराबर मतलब नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, कभी कोई ऊपर फ्लक्चुएट कर रहा है कभी कुछ नीचे आ रहा है, तब ये तीनों में इस तरीके से होगा। एम सबसे ज्यादा होगा अरिथमेटिक मीन, और फिर आपका ज्योमेट्रिक मीन, फिर आपका हार्मोनिक। ठीक है आगे समझ में भाई। तो ये रिलेशनशिप थी इसमें। अब आपके पास आ गया मीडियन। करना है आप लोग बताइए स्टूडेंट, आपको करना है या नहीं, आपके अकॉर्डिंग करेंगे हम तो। ठीक है चलो मीडियन लो मोड करा देते हैं ना, करा देते हैं हमारे। ठीक है मैं तो चाहता हूँ जल्दी जल्दी करो आप, ये तो आपको फिर ज़्यादा काम करने को मिलेगा ना, टेस्ट भी देने हैं फिर आपने। 6 सब्जेक्ट होते हैं, टेस्ट शुरू कर दूंगा मैं। ठीक है 5 एक और कर लेंगे, 6 कर लेंगे, क्या दिक्कत है। ठीक है मीडियन आया। मीडियन का मतलब होता है मिडल वैल्यू। मिडल का मतलब एक सीरीज में मिड में कौन है, जैसे आपके अगर स्टूडेंट्स सारे बैठे हैं तो बीच में कौन बैठा है, यानी एक मिडल वैल्यू इन ए सीरीज। ठीक है बेसिकली जब भी क्वालिटेटिव स्टडी होती है ना, जैसे आपकी ब्यूटी की ऑनेस्टी की स्टडी की होती है, तब मीडियन ही लगता है। ठीक है तो अब बात क्या है कि मिडल वैल्यू इन सीरीज आप मीडियन से निकालते हो। इंडिविजुअल सीरीज आपके पास कैसे निकालो, इंडिविजुअल हो आपके पास या आपके पास डिस्क्रीट हो, कैसे निकाल दो, n+1 डिवाइड में 2, वही आपका मीडियन होगा। जैसे आपसे पूछा जाए 4, 9, 10, 11, 15, इसमें मीडियन कौन सा हो भाई, इसमें ना असेंडिंग और डिसेंडिंग में होता है, तो ऑलरेडी ये सेट हो गया, तो ये क्या होगा आपके पास मीडियन। क्यों होगा, आपने कितने आइटम है ये 5 + 1 डिवाइड में 2, तो क्या आया 6 डिवाइड में 2, तो थर्ड आइटम होगा, थर्ड पे आता है 10, तो ये क्या हुआ मीडियन। आगे समझ में भाई, ये स्टूडेंट समझ में आ गया। ओके दूसरा है, ये तो है आपके जब आपके ओड सीरीज हो, यानी 5 आपके हो 1, 3, 5, 7 ऐसे हो, इवन सीरीज हो तब, जैसे यही सीरीज है आपके पास 4, 9, 10, 11, 15, 16, तब मीडियन क्या होगा भाई आपका। हाँ तब देखो मीडियन कैसे होता है, तो ये है ना 6 + 1 डिवाइड में 2, तो ये आया आपके पास 3.5 आइटम, तो थर्ड आइटम ये, फोर्थ ही आइटम, तो इसका एवरेज आया 10.5, ये आपका मीडियन हो गया। यानी दोनों का एवरेज कर दो, 3 और 4 आइटम का। आगे ना समझ में भाई। ओके और कंटिन्यूस सीरीज में अगर आपको मीडियन निकालना है तो इसका थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज हो जाता है। कैसे, ऐसे लोवेस्ट 1, ऐसे देखो मैं लिखता हूँ यहाँ पर कंटिन्यूस सीरीज, ये तो आज जाएगी 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। ठीक है और इसकी फ्रिक्वेंसी लिख दो, मतलब 5, 7 और 13 लिख दिया आपने, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और लिख दो, ये लिखा 5, ये लिखा 12 और ये आपका 25। हाँ नहीं वो CF करेक्शन फैक्टर नहीं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इकट्ठी हुई फ्रीक्वेंसी। जैसे 5 यहाँ पर लिखा, 5 + 7 ये 12 आया, फिर लिखा 12 प्लस में 13 तो 25, ये होगा। ठीक है आया समझ में। ऐड करते चले गए ना आप, और होती मान लो और कर लो 40 से 50, अपने लिखा 8, तो पहले 25 हो गए थे, 25 और 33, ऐसी क्यूमुलेटिव इकट्ठी होती चली जाएगी। ठीक है अब 4 बन गई। इसका जो फॉर्मूला बनता है देखो, वो पहले तो निकालो इसका n/2 मिड वैल्यू निकालो। फ्रीक्वेंसी कितनी है 5, 7, 12 और 13, 7 और 12 और 8 20, 33 हो गया, 33 हो गया। मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, इसको 9 कर लेता हूँ, 9 कर लिया, 34 आ गया। क्या गया 34। 34 आपने जैसे ही किया वैसे ही आपको पहले निकालना है मिडल वैल्यू n डिवाइड में 2, तो कितना था 34 डिवाइड में 2, यानी 17th आइटम आपका मीडियन है, इसके अकॉर्डिंग 17 आ गया। ठीक है इसको पुट करो, लोवेस्ट वैल्यू 17 कहाँ पे आता है आपके पास, इधर देखो वही, ये आया था 5, 17,
5, 12, 25 और आपका कितना था 34, इस तरीके से था। अब आपका चाहिए 17th आइटम, यहाँ तक 12 है, यहाँ पर 25, तो यहाँ पर मिलेगा ये आपका आइटम, यहाँ पर कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा भाई आपका, ये मिलेगा ना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई ये वाली, इस फ्रीक्वेंसी में मिलेगा। चलो ठीक है, उसके बाद क्या बात आई आपके पास, सॉरी ये तो इसमें मतलब ये वाली फ्रीक्वेंसी होगी 7 12, ये मतलब ये तो होगी आपकी फ्रीक्वेंसी, और इससे ऊपर वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यहाँ तक आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई, उससे ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी इसमें मिलेगी, क्योंकि देखो 5 और 7 12 होते हैं, आपको 17 चाहिए, इस वाली में 13 में है, ठीक है। और आपने सारी वैल्यू निकाल ली है, n/2 आ गया L1 वाली मतलब इसमें लोवेस्ट वन, जैसे फ्रीक्वेंसी है ना, इसमें आपकी लोवेस्ट वन यानी 30, ठीक है। देखो ये ध्यान से देखो, देखो 0 10 10, ध्यान से देखो एक बार, बिल्कुल अच्छे से करते हैं, 30 से कितने तक है ना, 50 तक है, चलो 50 तक है, 40 से 50, फ्रीक्वेंसी बताना 5, हाँ हाँ 9, बस इतनी ही है ना, 4 ही तो है, चलो ठीक है, ये थी आपके पास, कोई बात नहीं, ऐसे कर लिया, ठीक है। फिर आपने लिखा CF, तो ये आया 5, ये आया 12, ये आया 34, आपने पहले करके देखा n/2, वो आपके पास आया 17, आपने देखा यहाँ तक तो 12 आ रहा है, यहाँ तक क्या आया फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी होती है इससे ऊपर वाली, क्योंकि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी घटानी है, तो ये क्या हुआ आपका CF आ गया, और ये आपकी क्या आई, इसी के स्टार्ट में आपकी ये क्या हुई, लो वन वर्ड, ठीक है। तो ये L1 आ गया, n2 ये n/2 आ गया था आपके पास 17, तो यानी ये कितना आया 30 प्लस में 17 माइनस में 12 डिवाइड में 13 मल्टीप्लाई क्राइस इंटरवल है इसका 10 का, तो इसको सोल्व कर देना, निकल के आ जाएगा, ठीक है। हाँ जी स्टूडेंट, समझ में आ गया बात, ये कैसे है, यस सर, ठीक है, ओके। अब इसकी भी क्या प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी इसकी, अगर आप एब्सोल्यूट जो डेविएशन है तो मीडियन से कम आएगा, ये प्रॉपर्टी समझना भैया आपके पास, ये अपन ना कल करेंगे, मेरी ना डिस्टेंस की क्लास होती है भाई।